हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने टोकन्स देखा था। टोकन्स क्या होते हैं? जिन टोकन्स में से हम 3 टोकन्स देख चुके हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड लिटरल। ठीक है। आज नेक्स्ट टोकन से स्टार्टिंग करते हैं, जो है आपका ऑपरेटर्स, फोर्थ टोकन। ऑपरेटर्स वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोगों ने मैथ में भी इस वर्ड को पढ़ा होगा। ऑपरेटर क्या करता है? Operators are tokens that trigger some computations when applied to variables and other objects in an expression. अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपने ऑपरेटर यूज किया है, तो वो ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई कंप्यूटेशन करता है। जैसे आप लिखते हैं a प्लस बी, तो वहां पर प्लस जो है वो आपका ऑपरेटर है, और a एंड b ऑपरेंड्स हैं, जिनके ऊपर वो ऑपरेटर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जो काम करेगा वो उन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर करेगा। जो जनरली टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, वो दो होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। और बाइनरी ऑपरेटर्स फर्दर इतने टाइप्स में डिवाइडेड हैं, जिनको हम आगे चल के काफी डिटेल में पढ़ेंगे पाइथन में। अभी मुझे सिर्फ ये बताना था कि पाइथन में ऑपरेटर्स भी एक टोकन होता है। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट, लॉजिकल मेंबरशिप, ये सारे ऑपरेटर्स अभी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट टोकन है आपका पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स जो होते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं, जिनका अपना पहले से कोई मीनिंग होता है। दीज आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। जनरली जो सेंटेंस लिखे जाते हैं एज पर द सिंटैक्स, इन पंक्चुएटर्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम स्ट्रिंग की वैल्यूज के लिए सिंगल या डबल कोट्स का यूज करते हैं। हैश का यूज होता है यहाँ पर कमेंट्स के लिए। यहाँ हर एक पंक्चुएटर का अपना एक फिक्स मीनिंग है, और वहीं पर आप इनका यूज करेंगे। ये सभी स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनका यूज आप किसी आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। ठीक है। हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमने वहां पर क्या क्या पंक्चुएटर यूज किया। आप सिंगल कोट्स तो यूज वहां कर चुके हैं, आप पेरेंथेसिस भी यूज कर चुके हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स जो होती हैं वो एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो कमेंट्स को रीड नहीं करता। कमेंट्स को जनरली हम प्रोग्रामर हैं, एक प्रोग्रामर अपने समझने के लिए ऐड कर देता है प्रोग्राम के अंदर। जैसे मान के चलिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल के आगे मैं कमेंट डाल दूंगी कि वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, या ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, या ये किसको स्टोर करेगा, मतलब जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी। या मैंने कोई फंक्शन बनाया, तो फंक्शन मैंने क्यों बनाया, वो क्या ऑपरेशन करेगा, क्या कंप्यूटेशन करेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके साथ में कमेंट्स ऐड कर देते हैं। जो कमेंट्स होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्राम में। इंटरप्रेटर उसे रीड नहीं करता, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम अगर इसकी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे बात करें, तो अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, अगर कंपनी में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहां भी आप हर जगह पे कमेंट्स यूज करेंगे। इसका यूज इसलिए किया जाता है, जैसे मान के चलिए कंपनी में कोई एक प्रोग्रामर है, कोई एम्प्लॉय है, उसको एक प्रोग्राम मिला पाइथन में, एक एप्लीकेशन बनानी है उसे पाइथन के अंदर, कोई प्रोजेक्ट मिला उस कंपनी को, उसने वो एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया। अब उसने वहां वेरिएबल्स भी बनाए, फंक्शंस भी बनाए। ठीक है। काफी कोडिंग करने के बाद में उसने अपना प्रोजेक्ट आधा कर लिया, आधा कंप्लीट कर लिया, अभी भी वो आधा रह गया। किसी कारण से उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब चूंकि वो प्रोजेक्ट तो कंपनी को मिला था, तो कंपनी को तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है, वो तो उसके लिए उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने चार्ज लिया है उसका। तब कंपनी क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट को उठाकर किसी और प्रोग्रामर को दे देगी, कि किसी और अपने एम्प्लॉय को देगी कि आप इसे कंप्लीट करें। अब जो सेकंड एम्प्लॉय होगा वो उस प्रोग्राम को देखेगा, मतलब उसने आधा प्रोजेक्ट उसे मिल गया। अब उस पहले तो उसे कोड को रीड करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल बना तो इसने क्यों बनाया, इस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहा है, ये फंक्शन बनाया तो ये उसने क्यों बनाया होगा। तो क्या होता है, कमेंट्स अगर हम किसी भी जो भी चीज हम बना रहे हैं उसके आगे ऐड कर देंगे, तो उस कमेंट्स को पढ़ के आप उस पूरे प्रोजेक्ट को आराम से समझ सकते हैं कि आपने ये चीज क्यों बनाई है, ये फंक्शन क्यों बनाया। तो उसका टाइम काफी बच जाएगा, वो इस चीजों को जल्दी समझ के और उसे आगे फिर इम्प्लीमेंट करेगा। अदरवाइज उसे क्या करना पड़ेगा, उसका आधा टाइम तो उस प्रोजेक्ट को समझने में ही वेस्ट हो जाएगा कि वेरिएबल क्यों बनाया है, इसका यूज ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्यों बनाया है, इसका यूज इसने कहाँ किया है, वो सब सर्च करने में ही उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कमेंट सिर्फ हम डालते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन, हमारी
नॉलेज के लिए, जिससे कि हमने वेरिएबल बनाया था तो आगे हम उसे याद रख सके कि हमने क्यों बनाया। ठीक है। कमेंट्स टू टाइप की होती है। देखिए कमेंट्स में लिखा है द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज रीड बाय द प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। प्रोग्रामर रीड करता है बट पाइथन इंटरप्रेटर इसे इग्नोर कर देता है। टू टाइप्स की कमेंट्स होती हैं पाइथन में। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, जिसके स्टार्टिंग में हम हैश करेक्टर लगा देते हैं। आप लाइन के स्टार्टिंग में हैश करेक्टर लगा देंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। एंड एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्टार्टिंग और एंडिंग में ट्रिपल कोट्स लगाते हैं। वो ट्रिपल कोट्स सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। आप देखिए 3 सिंगल कोट्स लगाए हैं, 3 सिंगल कोट्स ही बंद कर देंगे। ऐसे ही आप डबल 3 सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, फिर डबल 3 सिंगल कोट से ही आपको बंद करना पड़ेगा। जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं उन्हीं को डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि जो कमेंट्स होती हैं वो पाइथन के लिए अनरीडेबल होती है। हमने आईडीएली स्टार्ट की। आईडीएली में मैं स्क्रिप्ट मोड ओपन करूंगी। स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले मैंने कमेंट दिए यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल सा 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड प्रिंट a प्लस। ठीक है। आप देखिए जो ये है ये सिंगल लाइन कमेंट है, जिसके आगे मैंने हैश लगा दिया है। अब हम इसे सेव करते हैं और इसे फिर रन। मैंने इसे सेव कर दिया, अब मैं इसे रन कर रही हूँ। आप देखिए 30 आपके सामने सिर्फ वो प्रिंट हो रहा है जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया, बट इस कमेंट का कुछ भी आपके सामने प्रिंट नहीं हुआ। मतलब ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये कमेंट है दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ये सिंगल लाइन कमेंट थी। प्रोग्राम एड टू नंबर मैंने ये कमेंट और ऐड की। अब मुझे इसके ऊपर या तो मैं एक काम करूँ, इसे सिंगल लाइन कमेंट बना दूं, तीनों के आगे हैश लगा दूं, या फिर हम इसमें मल्टी लाइन कमेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्टार्टिंग 3 कोट से करेंगे और जहां भी आपको एंड करना है वहां पर भी आप 3 कोट्स लगा देंगे। ये कोट सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ठीक है। इसे सेव किया और इसे हमने रन किया। देखिए आपके सामने 30 प्रिंट हो रहा है। तो ये कमेंट जो होती है ये सिर्फ रीडेबल होती है प्रोग्रामर के लिए। इंटरप्रेटर इन्हें इग्नोर करता है और इसे प्रोग्रामर अपनी नॉलेज के लिए वहां पर ऐड कर देता है। जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती है उन्हीं को डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है। देन आता है पाइथन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशन। एक्चुअल में पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें फॉलो कर कर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। पाइथन में जो मैक्सिमम लाइन लेंथ होती है वो 79 कैरेक्टर की होती है। एक्चुअली ये कन्वेंशन है, ये फिक्स नहीं होता है, बट कहा जाता है कि आप जो कोडिंग करें तो वो एक ही लाइन में कोडिंग ना करें, आप मल्टीपल लाइंस में करें। एक ही लाइन में आप 79 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स ना लिखें। देन लाइन्स एंड इंडेंटेशन। यहाँ पर जो blocks of code are denoted by line indentation which is enforced through 4 spaces per indentation level। आप लोगों ने अगर C या C++ पढ़ी हो तो वहां पर आपने देखा होगा जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे। जैसे कोई फंक्शन बनाया है तो आप कर्ली ब्रेसेस से उसकी बॉडी देते थे, लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन ही लाइंस मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है और वो इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस का होता है। मैं आपको शो करती हूँ। पाइथन स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, स्क्रिप्ट मोड ओपन किया। अब जैसे मुझे यहाँ पर कोई कंडीशन ही देनी है, अभी आप ये पढ़ेंगे। जैसे मैंने ए कोई वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू थी 5। इफ अगर ए इज ग्रेटर देन 5 देन कॉलन लगा के आप देखिएगा जैसे मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडेंटेशन होकर कर्सर प्रिंट हुआ है। तो मतलब ये है कि अब जो भी आपको प्रिंट करना है वो इतना स्पेस छोड़ के, और ये जो इंडेंटेशन होता है ये 4 स्पेसेस का होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाते हैं किसी भी ब्लॉक के लिए या किसी फंक्शन के लिए। यहाँ बस ये इंडेंटेशन से ही शो होता है
कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ स्टेटमेंट का है। मतलब ये स्टेटमेंट तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। हम आगे चल के पढ़ेंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इंडेंटेशन जो है, और इंडेंटेशन को आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं भी दे सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हमने, ये लिखा हुआ है if a is greater or equals to 5 देन प्रिंट a। हमने सिंपल सा कोड लिखा है, अभी वो a की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। ठीक है, सेव करते हैं इसे और रन करते हैं। अभी 5 उसने प्रिंट कर दिया। अब ये तो ब्लॉक था इसलिए हमने यहाँ इंडेंटेशन दे दिया, लेकिन आप यहाँ पर ये जो स्पेस होता है इंडेंटेशन ऐसे ही नहीं दे सकते हो। मतलब आपको जो कोड करना है वो एक ही लाइन में करना है। अगर आपने यहाँ गलती से एक स्पेस भी दे दिया, देखिए मैंने सिर्फ एक ही स्पेस दिया, अगर एक भी स्पेस दे दिया और इसे सेव करके अगर मैं रन करूंगी तो एरर आ जाएगी। क्या कहेगा वो, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। आप यहाँ पर ये जो इंडेंटेशन है ऐसे ही नहीं दे सकते हो, वो फिक्स होता है, वो ब्लॉक्स में ही गिवन होता है, दिया जाता है। ऐसे आपको सिर्फ सिंगल एक ही लाइन में बिना इंडेंटेशन दिए, बिना स्पेस दिए ही कोडिंग करनी होती है। ठीक है, तो वो जो इंडेंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस का होता है, टैब नहीं, स्पेसेस, 4 स्पेसेस। केस सेंसिटिव पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर आपने स्मॉल ए से कोई वेरिएबल बनाया है तो कैपिटल ए से जो वेरिएबल होगा वो अलग होगा। मतलब यहाँ पर केस सेंसिटिविटी होगी, स्मॉल ए इज डिफरेंट देन कैपिटल ए। अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। हम कैसे दे सकते हैं एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट? जैसे मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट हेलो और सेमीकोलन लगाकर यहाँ पर दोबारा से मैंने दे दिया प्रिंट वेलकम। ठीक है, हम सेमीकोलन लगाकर मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में दे सकते हैं, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन हो जाएगा वो, बट इसे अवॉइड करना चाहिए हमें। अगर आपको 2 स्टेटमेंट देना है तो आप उसे 2 अलग अलग लाइन में ही दें, जिससे जो आपका प्रोग्राम होगा वो मोर रीडेबल होगा, आप उसे इजीली समझ पाएंगे। अगर एक ही लाइन में आप बहुत सारी लाइन कोड लिख देंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख देंगे, तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसे हमें इग्नोर करना चाहिए। ऑल्दो वी कैन कंबाइन मोर देन वन स्टेटमेंट्स इन वन लाइन यूजिंग सिंबल सेमीकोलन बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सिंपली एक नाम होता है, एक आइडेंटिफायर होगा जिसे प्रोग्रामर खुद बनाता है अपनी चॉइस से, जिसके अंदर वो कोई वैल्यू स्टोर करता है। अब आप मान के चलिए आपको 2 नंबर को ऐड करना है और वो 2 नंबर हमें यूजर से इनपुट करवाने हैं। तो यूजर जो भी इनपुट करता है वो जाता है बफर में, बफर से जब उसके ऊपर कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन के लिए वो जाता है ALU के पास में। अब जब ALU जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो टेम्पररी मेमोरी में होगा, रैम में होगा, बफर से। अब ALU रैम के अंदर उन 2 नंबर्स को सर्च करेगा क्योंकि उसे उसे ऐड करना है। अब रैम में ऑलरेडी इतने सारे नंबर्स होंगे, ALU उन 2 नंबर को कैसे सर्च करे? तो उसके लिए आपको उन दोनों नंबर्स का या तो नाम पता होना चाहिए या उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो हमें किसी भी नंबर का नाम या एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन या कोई कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सिंपली एक नाम ही होता है जिसे मेमोरी में एक लोकेशन मिलती है, एक एड्रेस मिलता है जहां पर कोई वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल इज एक्चुअली अ मेमोरी लोकेशन रिजर्व्ड टू स्टोर सम वैल्यू। इसका जो रिजर्व होता है किसके लिए? वो वैल्यू के लिए होता है, कोई वैल्यू वहां पर स्टोर होती है। इन पाइथन द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल डिटरमाइंस इट्स टाइप। जनरली अदर लैंग्वेजेस में ये होता था, जैसे बच्चों ने अगर C++ पढ़ी है तो वहां पर उन लोगों ने अगर वेरिएबल बनाया होगा तो वो वेरिएबल बनाने के लिए उनको पहले डेटा टाइप लगाना पड़ता होगा। जैसे अगर इंटीजर की वैल्यू देना है तो वो लिखते होंगे इंट a इज इक्वल्स टू 10, फ्लोट की वैल्यू देना है तो फ्लोट a इज इक्वल्स टू 3.14। इस तरह से डेटा टाइप लगाना होता होगा, लेकिन पाइथन के अंदर काफी इजी कर दिया गया है, हमें डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है वेरिएबल्स के आगे। आप सिंपल कोई भी नाम बनाइए वेरिएबल का और उसे कोई भी वैल्यू स्टोर करिए। आप जिस भी टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर देंगे उसे इंटरनली उसी टाइप का बना दिया जाता है।
वी डोंट नीड द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इन पाइथन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। हमें कोई भी एक्सप्लिसिट मतलब हमारी अपनी तरफ से कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होती है वेरिएबल्स की पाइथन में। जैसे आप एग्जांपल देखिए x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर x को आपने इंटीजर की वैल्यू दी है, तो ये जो x है ऑटोमेटिकली मेमोरी में इंटीजर टाइप का हो जाएगा। y को यहाँ पर 2.1 दिया, फ्लोट की वैल्यू दी है, तो y इंटरनली अपने आप मेमोरी में काय का हो जाएगा, फ्लोटिंग टाइप का हो जाएगा। ऐसे z को आपने स्ट्रिंग की वैल्यू दी तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो वेरिएबल्स जो है वो जिस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करेंगे उसी टाइप का वो मेमोरी में हो जाता है। ऐसे मैं आपको देखिए शो करके दिखाती हूँ। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में भी कर सकते हैं और आईडीएलई पे भी कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट मोड में करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफी बच्चे फोन पर ये पाइथन को रन कर रहे हैं, तो वहां पर स्क्रिप्ट मोड में वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में कैसे स्टेटमेंट लिखने हैं आप उस तरह से यहाँ देखिए, तो आप वहां पर इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आईडीएलई में पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखती थी, डायरेक्ट जो मेन पार्ट होता था उसी को लिखती थी, वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता था। बट जो बच्चे फोन पे कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने एक ए वेरिएबल बनाया 5, इससे मैंने इंटीजर की वैल्यू दी है। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया इससे मैंने फ्लोट की वैल्यू दी है, एक वेरिएबल बनाया जिसे मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है। 3 अलग अलग टाइप्स की वैल्यू मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को दी है। आप इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे तो ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। मैंने a कॉमा b कॉमा c करके तीनों वैल्यूज को प्रिंट करी, सेव किया और रन किया, तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई, 5, 3.14 एंड हेलो, प्रिंट हो गया। अब मुझे देखना है कि a का टाइप क्या है, b का टाइप क्या है और c का टाइप क्या है, इंटरनली उन्हें किस टाइप का बनाया गया है, किस टाइप में स्टोर किया गया है। तो उसके लिए एक पहले से बना हुआ फंक्शन होता है टाइप फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप और इसके पैरेंथेसिस में आप उस वेरिएबल को पास कर दीजिए जिसका भी आपको टाइप पता करना है। तो हमें किसका टाइप पता करना है, ए वेरिएबल का। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने डायरेक्ट ए लिखा है इसका मतलब ये है कि जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ए नाम से कोई वेरिएबल सर्च होगा। कोई वेरिएबल अगर ए नाम का हुआ तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एरर दे देगा। लेकिन अगर इस ए को आपने सिंगल कोट्स में प्रिंट किया है तो अब ये स्ट्रिंग का माना जाएगा, अब इसे ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अभी क्या करेगा, इस ए को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। आप देखिए करके देखिए, अभी मैंने सिंपल ए लिखा है, तो इसे सेव करके जब रन किया तो आप देखिए आपके सामने सिंपल ए प्रिंट हो रहा है। तो दोबारा से कर देती हूँ मैं, सिंपल ए प्रिंट हो रहा है। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली पास करेंगे, फिर आप उसे कोट्स में नहीं देंगे। अब देखिए मैंने ए दिया, इसे सेव किया और रन किया, तो आप देखिए आपके सामने 5 प्रिंट कर रहा है। तो वेरिएबल को हम डायरेक्टली देते हैं, कोट्स में स्ट्रिंग की वैल्यू दी जाती है और जो भी वैल्यूज कोट्स में दी जाती हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ए का टाइप, टाइप ऑफ ए, टाइप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि ए का मेमोरी में क्या टाइप है वो आपके सामने प्रिंट कर देगा। ऐसे ही हम बी का टाइप देखेंगे, बी कॉमा टाइप ऑफ बी, ऐसे ही प्रिंट सी का टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ, ठीक है, सेव करिए और इसे आप देखिए 5 का टाइप क्या है, इंट। क्लास इसलिए क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है। तो ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं ये क्लासेस बनी हुई है, इसीलिए क्लास वो प्रिंट करता है। बट आप ये देखिए 5 के लिए इंटीजर टाइप हो गया, 3.14 के लिए फ्लोट टाइप हो गया और हेलो के लिए एसटीआर टाइप हो गया। मैंने जबकि यहाँ पर किसी का टाइप एक्सप्लिसिटली दिया तो नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली उसे उसी टाइप में स्टोर किया गया। तो पाइथन में काफी इजी है कि हम जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल को देते हैं वो वेरिएबल मेमोरी में उसी टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट होता है, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द लोकेशन दे रेफर टू चेंजेस एवरी टाइम देयर वैल्यू चेंजेस। एक और चीज होती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स को एक कंटेनर बोला जाता है, स्टोरेज कंटेनर बोला जाता है जहां पर वैल्यू स्टोर होती है। वो एक्चुअल में इसलिए बोला जाता है क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में इस तरह से होता होता है।
मान के चलिए आपने कोई वेरिएबल बनाया था ए, तो मेमोरी में ए बनता है, अदर लैंग्वेजेस की बात किया जा रहा है, ए बन रहा है। ए के लिए कोई एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है, मतलब ये बॉक्स बना दिया गया, ये कोई एड्रेस है, इसका एड्रेस आप मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 है। अब जो भी वैल्यू आप ए को देंगे, मान लीजिए आपने पहले लिखा था ए इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर इस कंटेनर में आके वो 5 स्टोर हो गया, ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ, क्या होता है, जैसे ए को आपने स्टार्टिंग में 5 दिया, तो ए को 5 हो गया। आगे चल के मान के चलिए आपने ए की वैल्यू में चेंजेस किया, आपने ए की वैल्यू में चेंजेस कर दिया, अब ए की वैल्यू 5 से आपने कर दी है 10, चेंज कर दी, वैल्यू 10 कर दी। तो वहां पर क्या होता था, जो उसी एड्रेस, जो एड्रेस एलोकेट किया गया है, उसी एड्रेस पर 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब एक कंटेनर एलोकेट कर दिया जाता था वेरिएबल को, एड्रेस हर वक्त सेम होता था और उसी जगह पे बार बार चेंजेस हो जाता था। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में स्टोरेज कंटेनर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपने ए वेरिएबल को अगर स्टार्टिंग में 5 वैल्यू दी है, तो 5 के लिए मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में ऑलरेडी नंबर्स होते हैं, तो ए के लिए पॉइंटिंग की गई उस जगह पे जहां पर 5 था। मान के चलिए 5 आपका इस जगह पे है, तो ए इस जगह को पॉइंट कर रहा। अब आगे चल के आपने अगर ए की वैल्यू 10 कर दी, चेंज कर दी, तो अब यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 5 मेमोरी में ऑलरेडी था, ऐसे 10 भी कहीं ना कहीं मेमोरी में उसे मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नया बना दिया जाएगा, लेकिन उसका एड्रेस जो होगा वो अलग होगा। तो जैसे ए की वैल्यू आप 10 करोगे, तो ए की पॉइंटिंग इससे चेंज होकर अब वो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इस एड्रेस को। इसका मतलब ये है कि पाइथन में जब जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे, तब तब उसका एड्रेस चेंज होता है, मतलब उसका लोकेशन चेंज हो जाता है। इसीलिए पाइथन में वेरिएबल को स्टोरेज कंटेनर नहीं कहा जाता, जबकि अदर लैंग्वेजेस में वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर होता है, ठीक है। तो जब जब हम वैल्यू चेंज करेंगे वेरिएबल की, तब तब उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ये चीज भी मैं आपको शो करके दिखा सकती हूँ। हम पाइथन में ही आते हैं, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 5 की थी मैंने। अब यहाँ एक और प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन। पहले ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, कॉमा एक आईडी फंक्शन होता है जो कि एड्रेस प्रिंट करता है किसी भी वेरिएबल का। तो मैंने आईडी ऑफ ए लिख दिया, तो वो ए का एड्रेस प्रिंट करेगा। देन आगे चल के मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी, 10 कर दिया। देन दोबारा से मैंने ए प्रिंट किया और आईडी ऑफ ए प्रिंट किया। आप देखिएगा दोनों केसेस में ए का एड्रेस अलग अलग आएगा। आप 5 के टाइम पे एड्रेस देखिए 216 है लास्ट में, और 10 के टाइम पे एड्रेस देखिए 376 है, तो एड्रेस चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि जब जब हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे, तब तब उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है। और इसी कारण से जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोरेज कंटेनर्स पाइथन में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल असाइनमेंट। असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल असाइनमेंट का यूज करके हम एक ही वेरिएबल को अगर सेम वैल्यू देना चाहें, सॉरी मोर देन वन वेरिएबल्स को अगर हम सेम वैल्यू देना चाहें, तो हम इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हो, तीनों को 10 देना चाह रहे हैं, तो आप लिखिए x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर x y z तीनों वेरिएबल्स को 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब आप तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे तो 10 10 10 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, कॉमा नहीं, इक्वल, x इक्वल y इक्वल z इज इक्वल्स टू 10, तो 10 10 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं, लेकिन एक ही लाइन में आप उसे देना चाहो, तो आप फिर यहाँ पर कॉमा लगाकर और यहाँ पर कॉमा लगाकर फिर 3 वैल्यूज दे देंगे। इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी, जितने वेरिएबल्स इस साइड में होंगे उतनी ही वैल्यूज आपको इस साइड में देनी है। ये हो गई डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल इन वन लाइन। अब इसे आप सेव करिए और इसे आप रन करिए, तो आप देखिए 10 20 30 तीनों की वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो रही है। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट होता है। नेक्स्ट होता है ये इट विल असाइन द वैल्यू
ऑर्डर वाइज वो एक एक वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर देगा। नोट है, अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज असाइंड टू इट। एक वेरिएबल मेमोरी में तब तक नहीं बनता है जब तक आप उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर दें। अगर आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की है, इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल मेमोरी में नहीं बना है। और अगर वो वेरिएबल मेमोरी में नहीं बना होगा तो आप अगर उसे प्रिंट करेंगे तो वो एरर दे देगा। मतलब ये है, मान के चलिए यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं और आप प्रिंट में एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपके सामने एरर शो करेगा, उसे एक्स मिलेगा ही नहीं। यहाँ देखिए, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, वो एक्स वेरिएबल मेमोरी में बना ही नहीं। तो इसीलिए कोई वेरिएबल को प्रिंट करने से पहले या यूज़ करने से पहले ये मस्ट है कि आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब आप उसे इनिशियलाइज करेंगे तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, इन सभी चीज़ों को आप भी प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसमें एरर कहाँ आ सकती हैं, क्या गलतियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ही समझ में आपको आ पाएंगी। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूँगी। थैंक यू। कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।